टेबल क्लीनर हो, पानी पूरी सेलर हो, झाड़ू करने वाले हो, पोछा लगाने वाले हो, बर्तन धोने वाले हो, ये भी जो काम कर रहे हैं अपनी मेहनत का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे रोजगार का वो माध्यम है। और अगर पैसे कमा रहे हैं अपनी मेहनत के पैसे कमा रहे हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जिस तरीके से लगातार इस तरीके की टीका टिप्पणी कर कर अपने वोट बटोरने का काम हो रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उम्मीद करती हूं कि चुनाव वहां पर, क्योंकि तमिलनाडु में आ रहा है, उससे प्रभावित होकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसे जो जिम्मेदारी वाली पोजीशंस पे हैं वो ऐसी चीजों कहने से बचेंगे। और किसी और की बेइज्जती करना अपने कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं फिर से दोहराऊंगी, वो अपने राज्यों से आते हैं क्योंकि रोजगार के माध्यम दूसरे राज्यों में होते हैं। अगर उनके राज्यों में होते तो शायद वो लोग को आने की जरूरत ना पड़ती, पर आ रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं जो ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री करते हैं। और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा, छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, वो भी एक रोजगार के माध्यम के साथ साथ वो भी एक जिम्मेदारी का काम है, इज्जत का काम है। और इज्जत की कमाई हुई रोटी खा रहे हैं, वो किसी का दिया हुआ या किसी से हाथ फैलाकर नहीं कमा रहे हैं। इससे उनको बचना चाहिए पनीर सेल्वम जी को। कल लोकसभा में मैम संसद के बाहर गद्दार जैसे टर्म का यूज किया गया राहुल गांधी के द्वारा, और उनके जवाब में रमेश सिंह बिट्टू ने कहा कि देश के दुश्मन हैं। जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बिल्कुल ही जो तालमेल होना चाहिए प्रजातंत्र के अनुसार, जो जिम्मेदारी दोनों पक्ष को मिली हुई है वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, पर लगातार उसका हनन हो रहा है। दोनों ने एक स्टैंड अपना लिया है जिसमें कोई मिडिल ग्राउंड नहीं बचा है। उसी का नतीजा आपने कल पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में देखा, और वो टीवी उस पर रिकॉर्ड हुआ और प्ले आउट भी हुआ। सभी को एक जिम्मेदारी मिली हुई है। उस जिम्मेदारी अनुसार अगर काम हो, एक तरफ एक एलओपी है, एक तरफ एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर रैंक के हैं। आने वाले जो जनरेशन है जो पॉलिटिक्स को देखती है, वो उससे क्या सीख रही है, इसकी भी जिम्मेदारी हम ही सबको होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हम ऐसा फिर से ये इंसिडेंट रिपीट होता हुआ नहीं देखेंगे। बीजेपी कह रही है, मनोज तिवारी कह रही है कि कई महिला सांसदों ने कल प्रधानमंत्री की चेयर के आसपास आने की कोशिश की और घेराव करने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए मनोज तिवारी जी को कि महिलाओं को की आड़ में महिलाओं को आगे रखकर जो आप कह रहे हैं। सबसे पहले तो उनको कह दूं कि महिलाएं काफी सक्षम हैं, वो निर्णय ले सकती हैं कहाँ प्रोटेस्ट करना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है। ये जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की सोच दर्शाता है कि आप वो महिला सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता से चुनकर आई हैं, आप उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हो। कहां तक सही है? हु चेक्स की कौन? ये है ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है। कौन अब जेंडर देखकर बोलने लगा है कि इस जेंडर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये जो मैं लगातार कह रही हूं कि ये जो सेशन हुआ है, इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि पहली बार इतिहास में दर्ज होगा कि एलओपी को बोलने नहीं दिया गया। एलओपी कौन सी किताब का वर्णन से पढ़ रहे थे, उस किताब से जो आप छपने नहीं दे रहे हैं, जो छपी हुई किताबें इंतजार कर रही हैं पब्लिकेशन हाउस में कि मार्केट में आएंगी, उस पर आपने रोक लगाई हुई है, महीनों से रोक लगाई हुई है। इस आड़ में कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको क्लियर करेगी। फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब है, आप सक्षम हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं। जनता ने आपको चुनकर भेजा है यही जवाबदेही तय करने के लिए, पर आपने उनको बोलने नहीं दिया। और फिर लगातार जो उस तरफ से सत्ता पक्ष की तरफ से जो किताबों का वर्णन किया गया, जो प्योरली सिर्फ स्लैंडर बुक्स हैं, जिनके ऑथर का ना अता है ना पता है, इस मंशा से बनाई गई कि कैरेक्टर असैसिनेशन करें, आप उन किताबों का कंपैरिजन फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब से कर रहे हैं कि बेहद ही शर्मनाक है। और ये जो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं, इट इज एन आउटकम ऑफ द बिटरनेस जो सत्ता पक्ष के मन में है और जवाबदेही से बचने का काम है। पर आज तक ये कहा गया ऑपोजिशन वेल ऑफ द हाउस में आया, अब आप महिला औरतों को जेंडर को बताकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को आगे रखकर कोई काम किया गया है। महिलाएं अपना निर्णय ले सकती हैं, अगर उनको विपक्ष में रहकर वेल ऑफ द हाउस में आकर प्रोटेस्ट करना है, वो उनकी सोच है, उनके हिसाब से है। वो आप नहीं बता सकते हैं किसको आगे रखा गया, किसको पीछे रखा गया। सदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने लिए ही काम किया है, देश को कुछ भी नहीं दिया। लोग डर के साए में जी रहे हैं बजाय उम्मीद के, और ये देश बड़ा होना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। जो इनकम इनइक्वालिटी है वो इतनी तीव्र है, और इंडिया इज अमंग्स द मोस्ट अनइक्वल नेशंस वेल्थ के हिसाब से, वेल्थ इनइक्विटी के हिसाब से।
जो आप बार बार कह रही थी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हुआ, उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से हटाया। गरीबी से तो हटाया, पर आपने इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं किया है। तो अगर एक सुपर पावर हमें बनना है, जो लगातार प्रधानमंत्री से लेकर सारे ही लोग बोलते रहते हैं और कहते हैं हम एक पावरफुल नेशन है, ठीक है, 4th इन जीडीपी है, पर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम क्या है हमारी? अगर आज इंदौर में लोग कॉफ सिरप, कंटेमिनेटेड कॉफ सिरप से मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर में लोग कंटेमिनेटेड वाटर से मर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जो जिस पे ध्यान देना चाहिए, एयर पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। आप इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर करके आपने जो काम कर रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो एक सुपर पावर होने के साथ साथ सुपर जिम्मेदारी भी आती है, जिसका निवारण नहीं हो रहा है। बस अपने आप के लिए बधाइयां बटोर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पर जहां तक जनता के मुद्दे हैं उसको दरकिनार कर रहे हैं। और वो वही झलक रहा है जिस तरीके से हमने जो ट्रेड डील हमारी हुई है वो यूएस से जो फरमान जारी हुआ है उस अनुसार हुई है। खड़गे जी भी यही कह रहे हैं कि इट विल ओनली बेनिफिट अमेरिकन फार्मर्स, नॉट इंडियन फार्मर्स। जी बिल्कुल, आपने 18% टैरिफ के गुड्स हमारे जाएंगे, 0% टैरिफ पे इनके आएंगे। आपने सारे ही जो मार्केट है, 1.4 बिलियन का देश है हमारा, आपने पूरा का पूरा मार्केट उनके हाथ में कर दिया है। और उनके मार्केट का एक्सेस पे पहले हमें 18% टैरिफ देना पड़ेगा, तभी हमें एक्सेसिबल होगा और जनता के लिए वो अनअफोर्डेबल होगा। तो जो वायबिलिटी है एक प्रोडक्ट की, वो उसी में खत्म हो जाती है। फिर आप वहां से कहा जा रहा है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ईरान के बारे में उन्होंने जिस दिन बजट डे था उसी सवेरे उन्होंने बोला था। चबाहर पोर्ट से हम वैसे ही हट गए हैं, पीछे हट गए हैं। तो दिखा रहा है कि आप किस तरीके से झुकने को तैयार है एक ट्रेड डील के नाम पे। और जो भी ट्रेड डील हो, मैं लगातार कह रही हूँ, ये डील इक्वल टर्म्स पे होनी चाहिए। ये अनइक्वल है, अनजस्टिफाइड है और डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से उनके ऑर्डर के अनुसार की जा रही है। आखिरी सवाल में निशिकांत दुबे ने अर्ज किया है स्पीकर से ये कहते हुए कि 2014 से पहले की किताबों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, एक दिन एक काम करते हैं, एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं, वो रीडिंग सेशन होना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग सेशन होना चाहिए, जिसमें आप अपने जो भी मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो भी फिक्शन राइटिंग हुई है, नॉन फिक्शन राइटिंग हुई है, फिक्शन लिखा है पर नॉन फिक्शन की आड़ में छापी गई हैं, किसी मंशा से छापी गई हैं, किसी एजेंडा से छापी गई हैं, सब पे चर्चा हो। जैसे जनता के सामने जब वंदे मातरम पे चर्चा हो रही थी, आपने देखा था वंदे मातरम कम बोला जा रहा था बीजेपी की तरफ से, वंदे भारत उनके मुंह से ज्यादा निकल रहा था। तो जो वंदे मातरम भी नहीं जानते हैं पर उसका राजनीतिक फायदा उठाना जानते हैं, उन लोगों को अगर किताब पढ़ने को हम मजबूर कर दें और उनसे कहें कि हाँ 2014 की पहले सारी किताबों पे चर्चा होनी चाहिए, मैं तो उसका स्वागत करती हूँ। क्योंकि जितना इंडिया पढ़ेगा उतना ही इंडिया बढ़ेगा और जनता को ये पता चलेगा कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब फिक्शन राइटिंग है, और सच्चाई जनता के सामने आएगी।